चलो देखना यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया दैट एनी काइंड ऑफ अरेंजमेंट टेकिंग प्लेस बिटवीन टू और मोर single entities in India, and as a result of such arrangement, or as a result of such merger or amalgamation, the total assets exceeds 2000 crore or more, or total turnover exceeds 6000 crore or more, है ना. In such cases ऐसा मान लिया जाएगा that combination is being formed, and if combination is being formed तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, नोटिस देना पड़ेगा टू दी CCI. इन दी सेम मैनर, अब देखो आगे क्या लिखा है, in India or outside India. In India or outside India. It means such kind of arrangement between two or more undertakings. Such kind of arrangements between two or more undertakings are being taking place either in India or outside India. Such kind of arrangement are being taking place either in India or outside India, and as a result of such arrangement, the total assets, ठीक है, दोनों कंपनीज का कंबाइनिंग जो कंबाइन एसेट्स है वो कितना तक जा रहा है, $1 बिलियन, जिसमें से 1000 करोड़ का एसेट्स इंडिया में लोकेटेड होना चाहिए, जिसमें से 1000 करोड़ का एसेट्स इंडिया में लोकेटेड होना चाहिए, और टर्नओवर कितना, $3 बिलियन, आउट ऑफ विच टर्नओवर इंडिया से कितना, 3000 करोड़, टर्नओवर इंडिया से कितना, 3000 करोड़. तो देखोगे यहाँ पे इन इंडिया सिंगल एंटिटी अरेंजमेंट कहाँ पे हो रहा है, पहले फर्स्ट केस में एक बार फिर से चेक करो, अरेंजमेंट कहाँ पे हो रहा है, इन इंडिया, एज अ रिजल्ट ऑफ सच अरेंजमेंट, और एज अ रिजल्ट ऑफ सच एग्रीमेंट, द टोटल एसेट्स is exceeding 2000 crore, or total turnover is exceeding 6000 crore. Combination is being formed. Then any arrangement taking place either in India or outside India, and as a result of such arrangement, total assets is exceeding $1 billion, out of which 1000 crore का asset is located in India, or total turnover is exceeding $3 billion, out of which turnover from India is 3000 crore. Turnover from India is 3000 करोड़. तो ये तो था बच्चा इंडिविजुअल एंटिटीज के लिए, सिंगल एंटिटीज के लिए. अभी आ जाओगे ग्रुप एंटिटीज में. द ग्रुप ऑफ सच एंटरप्राइज रिमेनिंग आफ्टर द मर्जर और एंटरप्राइज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ अमालगमेशन वुड बिलोंग आफ्टर द मर्जर और अमालगमेशन एज द केस में बी, और वुड हैव, देखो ग्रुप एंटिटीज या ग्रुप कंपनीज के लिए टोटल एसेट्स कितना, 8000 करोड़, टर्नओवर कितना, 24000 करोड़. एग्रीमेंट कहाँ पे हो रहा है या अरेंजमेंट कहाँ पे हो रहा है, विद इन इंडिया. दो ग्रुप कंपनीज के बीच में मर्जर या अमालगमेशन, दो ग्रुप कंपनीज के बीच में मर्जर या amalgamation, and as a result of such merger or amalgamation, the total assets exceeds 8000 crores or more, or total turnover exceeds 24000 crore or more. In such cases we can say that combination is being formed. In the same manner, arrangements between the group companies, है ना, arrangement between the group companies taking place either in India or outside India, in aggregate, the assets of value कितना, $4 billion, जिसमें से इंडिया में कितने का एसेट्स लोकेटेड होना चाहिए, 1000 करोड़, और टर्नओवर इज एक्सीडिंग $12 बिलियन, जिसमें से इंडिया में कितना टर्नओवर, 3000 करोड़. तो एसेट्स 1000 करोड़, टर्नओवर 3000 करोड़, एसेट्स 1000 करोड़, टर्नओवर 3000 करोड़. So in all such cases we can say that combination is being formed. Is it clear? हाँ जी सर. तो एक बात ध्यान देना यहाँ पे सारे बच्चे, देखो कॉम्बिनेशन का लिमिट पढ़ने के लिए तुम पहले बाइफरकेट कर दो दो कैटेगरीज में. पहला, एनी सिंगल एंटिटी, ठीक है, और
सिंगल एंटिटीज और ग्रुप कंपनीज। ठीक है, अब इसमें भी दो कैटेगराइजेशन, एग्रीमेंट टेकिंग प्लेस आइदर इन इंडिया, टेकिंग प्लेस इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, सेम ग्रुप कंपनीज के लिए एग्रीमेंट्स टेकिंग प्लेस इन इंडिया और इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, दिस बाइफिकेशन इज, दिस बाइफिकेशन, ऐसा बाइफिकेशन कर लेना। इन इंडिया सिंगल एंटिटी है, टोटल एसेट्स कितना 2000 करोड़ और मोर, टर्नओवर कितना, टर्नओवर कितना 6000 करोड़ और मोर। यहाँ पे टोटल एसेट्स 1 बिलियन यूएस डॉलर्स, आउट ऑफ विच इंडिया में कितना लोकेटेड होना चाहिए, आउट ऑफ विच इंडिया में कितना एसेट्स लोकेटेड होना चाहिए 1000 करोड़, टर्नओवर 3 बिलियन यूएस डॉलर्स, इंडिया में कितना लोकेटेड होना चाहिए, इंडिया में कितना लोकेटेड होना चाहिए 3000 करोड़। इज इट क्लियर? तो जितना एसेट्स है, एसेट्स का 3 टाइम्स रहने वाला है क्या, एसेट्स का 3 टाइम्स रहने वाला है क्या, टर्नओवर। इज इट क्लियर? फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्बिनेशन। क्लियर बच्चों, एवरीवन? द सेम मैनर ग्रुप कंपनीज के लिए कितना था, ग्रुप कंपनीज पे आ जाओ, ग्रुप कंपनीज के लिए कितना था इन इंडिया 8000 करोड़, 24,000 करोड़। एसेट्स का 3 टाइम्स टर्नओवर रहेगा, एसेट्स का 3 टाइम्स रहेगा क्या, टर्नओवर। इन द सेम मैनर एग्रीमेंट टेकिंग प्लेस आइदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, एग्रीगेट ऑफ द एसेट्स 4 बिलियन यूएस डॉलर्स, टर्नओवर का एग्रीगेट 12 बिलियन यूएस डॉलर्स। 4 बिलियन यूएस डॉलर्स में इंडिया में कितना 1000 करोड़ और मोर। ठीक है, 12 बिलियन यूएस डॉलर्स में इंडिया में कितना 3000 करोड़ और मोर। ठीक है, if it happens, if it happens we can say that combination is being, we can say that combination is being formed। क्लियर है सबको? हाँ सर। देन देखोगे यहाँ पे डी मिनिमस एग्जम्पशन एज पर दी नोटिफिकेशन, ये अमेंडमेंट का पार्ट था। एज पर दी नोटिफिकेशन डेटेड 27 मार्च 2017 ऑल सच फॉर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन, ऐसा कोई भी फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन which involves assets of not more than 350 crore in India or turnover of not more than 1000 crore in India, turnover of not more than 1000 crore in India। एक सेकेंड are exempted from section 5 for a period of 5 years, means they need not to take any prior approval of, they need not to take prior approval of CCI। देखो, in order to make it possible for the small companies, in order to make it possible for this small companies तो नहीं बोल सकते, जो छोटे लेवल पे small companies will be a wrong word, sorry, small companies नहीं बोल सकता, छोटे लेवल पे जो कंपनीज ऑपरेट कर रही है, ठीक है, छोटे लेवल पे जो कंपनीज ऑपरेट कर रही है, उनका मर्जर अमालगमेशन, उनका मर्जर अमालगमेशन ईजी करने के लिए अब कोई एग्जम्पशन लाया गया है। एग्जम्पशन में क्या बोला कि अगर कॉम्बिनेशन, अगर मर्जर या अमालगमेशन की वजह से, इफ as a result of merger or amalgamation between 2 or more entities, if as a result of merger or amalgamation between 2 or more entities, if their total assets, if their total assets does not exceed, if their total assets does not exceed कितना, total assets does not exceed कितना 350 crores और total turnover, और total turnover कितना does not exceed 1000 crore, total assets 350 करोड़, टोटल टर्नओवर 1000 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है, तो इन सच केसेस दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेक्शन नंबर 5 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। मतलब उन केसेस में जब से ये नोटिफिकेशन आया, जब से ये नोटिफिकेशन आया, तो नोटिफिकेशन कब आया बच्चों, तो सर ये नोटिफिकेशन आया था जुलाई, सॉरी मार्च 2017 से। ठीक है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years they have been, they are being exempted, they are being exempted from giving any notice, they are being exempted from giving any notice under section number, under section number 5। is it clear? clear जी बच्चों? हाँ जी सर। now moving on to next part, when a portion of such assets are being acquired,
just wait for a minute. I'm coming in a while. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, देखोगे यहाँ पे मैंने आपको बोला दैट इफ ड्यू टू proposed combination, if due to proposed combination or proposed arrangement any combination is being formed, then in all such cases notice is to be given to the CCI. Then in all such cases notice is to be given to the CCI. और combination कब form हो रहा था बच्चों? तो combination is being formed when the total assets or total turnover is exceeding the prescribed limit, is exceeding the prescribed limits as specified under section number 5. तो नोटिस देना है अपन को CCI, and in case if notice is not given to the CCI, in case if notice is not given to the CCI, then it will attract penalty under section number 43A. देखोगे यहाँ पे non filing of notice attracts penalty under the act. Section 43A provides that if any person or enterprise who fails to give notice to the commission, under section 6 subsection 2 of the commission of the act कर देना इसको, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट कर देना, ठीक है. नोटिस देना रहता है अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2. देन द कमीशन शैल इम्पोज ऑन सच पर्सन और एंटरप्राइज अ पेनल्टी. कमीशन शैल इम्पोज ऑन सच पर्सन और एंटरप्राइज अ पेनल्टी विच मे एक्सटेंड टू 1% ऑफ द टोटल टर्नओवर और एसेट्स विच एवर इज हायर. ठीक है, तो पेनल्टी लगाया जा सकता है एट द रेट ऑफ 1% ऑफ टोटल टर्नओवर और 1% ऑफ टोटल टर्नओवर ऑफ और टोटल एसेट्स विच एवर इज हायर. देखो टर्नओवर यहाँ पे कंबाइंड टर्नओवर लोगे दोनों एंटिटीज का, एसेट्स यहाँ पे कंबाइंड एसेट्स लिया जाएगा दोनों एंटिटीज का. ठीक है, तो पढ़ने के लिए भले 1% है लेकिन 1% भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा. मान लो कि कंबाइंड एसेट्स है 3000 करोड़, 3000 करोड़ का कंबाइंड एसेट से नोटिस देना था. ठीक है, नोटिस नहीं दिया तो 3000 करोड़ का 1% कैलकुलेट कर लो. 3000 करोड़ का 1% भी कितना आ जाएगा तुमको? 30 करोड़. तो कम से कम इतना पेनल्टी. या टर्नओवर मान लो टर्नओवर हो रहा है 8000 करोड़ तो 80 करोड़ का पेनल्टी. तो इट इज हाईली एडवाइजेबल टू गिव नोटिस इन ऑल सच केसेस. अच्छा, तुमने नोटिस दिया. अपॉन रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस द कमीशन शैल एग्जामिन सच नोटिस and they will form a prima facie opinion as to whether the proposed combination has or likely to have any appreciable adverse effect on the level of competition in the relevant market of India. And if they are of opinion कि हाँ proposed combination की वजह से क्या होने वाला है, it is going to create appreciable adverse effect on the level of competition in the relevant market of India, then in such cases CCI may not allow such combination to take place. Is it clear जी बच्चों? हाँ जी सर. Then ध्यान दो यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 डू नॉट अप्लाई टू शेयर सब्सक्रिप्शन ऑफ फाइनेंसिंग फैसिलिटीज. The provision of section 6 do not apply to a share subscription or financing facility or any acquisition made by any public financial institution or venture capital fund pursuant to any loan agreement or investors agreement. अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, ध्यान देना. मैं एक जनरल एग्जांपल तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ. मान लो कि यार एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है. अब ए लिमिटेड ने लोन लिया है किससे? SBI बैंक से. A Limited taken a loan from SBI Bank. मान लो कि लोन इज ऑफ 5000 करोड़ and A Limited has made default in making the repayments. A Limited has made default in making the repayment. तो वो केस में SBI क्या कर सकता है? SBI में प्रोसीड टू टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ ए लिमिटेड.
बिकॉज जब लोन दिया गया था ए लिमिटेड को, इट वॉज क्लियरली मेंशनड इन द लोन एग्रीमेंट that in case of default or in case of non-payment of loan amount, lender may proceed to take over the management. तो मान लो कि अगर इसके बिजनेस को अक्वायर किया एंड आफ्टर अक्वायरिंग द बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड, इफ द टोटल एसेट्स, ठीक है, इफ द टोटल एसेट्स ऑफ एसबीआई प्लस ए लिमिटेड एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट, कितना था वो, 2000 करोड़ और 6000 करोड़, तो क्या यहाँ पे कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहा है, वेदर कॉम्बिनेशन इज बीइंग फॉर्म? आंसर, अगर अपन डेफिनेशन चेक करें कॉम्बिनेशन का, तो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ऑल्दो कॉम्बिनेशन बन रहा है, बट इट विल नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ सेक्शन 6. It will not come under the purview of section 6. It means in order to acquire the assets of A Limited, SBI is not required to take the approval of CCI. SBI is not required to take the approval of CCI. तो यहाँ बोला गया that if any acquisition of business is made in pursuant to any loan agreement, if any acquisition of business is being made in pursuant to any loan agreement, then in all such cases CCI is not required to be intimated. Is it clear? Haji sir. Then the CCI has been empowered to deal with the notice in accordance with the provisions of section 29, 30 and 31 of the act. जो नोटिस दिया गया CCI को section 6(2) में, वो नोटिस में डील करेगा CCI as per the provisions of section 29, 30 and 31 of the act. ठीक है, अब section 29 पे आ जाओगे. section 29 बात करता है, it prescribes the procedure for investigation of combination. मान लो कि entities ने नोटिस दिया CCI को, now CCI will carry out the investigation. 29 prescribes the procedure of investigation. Section number 30, it empowers the commission to determine whether the disclosure made under section 6 subsection 2 in relation to any combination is correct, and whether the combination has or is likely to have any appreciable adverse effect on the level of competition in the market. Then section number 30 provides that commission may allow combination. मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि forming combination is not prohibited. What prohibited is that due to such combination no appreciable adverse effect must be created. On the level of competition in the relevant market of India. देखोगे यहाँ पे, तो section 31 provides that commission may allow combination if it will not have any appreciable adverse effect on the competition, and will not pass an order if it has an appreciable adverse effect on the level of competition. क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर. फिर से आ जाओगे प्रोसीजर. तो प्रोसीजर कहाँ पे दिया था तुमको? प्रोसीजर वाज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 29. हम लोगों ने हेडिंग पढ़ा, अभी इन डेप्थ डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 29 ऑफ योर कॉम्पिटिशन एक्ट. प्रोसीजर देखो क्या बोला यहाँ पे. Any person or enterprise who proposes to enter into a combination shall give notice to the CCI disclosing the details of the proposed combination. और नोटिस कितने दिन में देना है? तो ध्यान देना है यहाँ पे, नोटिस देना है within a period of 30 days from the date of passing the board resolution. Notice is to be given within a period of 30 days from the date of passing the board resolution. File an application to the CCI before making the combination. बोला ऐसा कोई भी अरेंजमेंट कैरी आउट करने से पहले नोटिस इज टू बी गिवन टू दी CCI. On the receipt of notice under section 6(2) from the person or enterprises who proposes to enter into a combination, it is mandatory for the commission to inquire whether the combination referred to it under that notice has caused or is likely to cause an appreciable adverse effect, on the level of competition in the relevant market of India. Then CCI may pass the following two orders. एक चीज और ध्यान रखना है, CCI को ये पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए या ओपिनियन फॉर्म करने के लिए कितना टाइम दिया गया है? 210 डेज, जिसको अपन ने क्या बोला था? टेक्निकली दैट वुड बी कॉल्ड एज कंपल्सरी वेट पीरियड. Then Competition Commission of India passed the order
If the CCI is of opinion that the proposed combination is likely to have an appreciable adverse effect on the level of competition, then CCI may refuse to grant permission. लिख लेना यहाँ पे, CCI may refuse to grant permission. And if the CCI is of opinion that the proposed combination is not likely to have an appreciable adverse effect on the competition, then CCI shall grant permission for such combinations to take place. Clear है sir? The parties accepting the proposed modification shall carry out such modification within the specified. अच्छा एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे modification, देखो ऐसा भी हो सकता है कि CCI is inquiring into the application, and if the CCI is of opinion that certain modification is to be required before forming the final conclusion. In all such cases, CCI may ask the authority to make the reasonable modifications. CCI may ask the authorities to make the reasonable modifications as required. ठीक है सर? हाँ जी. And when the commission is of opinion that appreciable adverse effect, that the adverse effect which has been caused is likely to be caused on such combination, then it can be eliminated by modifying such combination. बोला modifications के लिए तभी बोला जा सकता है when the CCI is of opinion कि after modifying this scheme there is a possibility that it may not create any appreciable adverse effect on the level of competition in the relevant market of India. एक note यहाँ पे, if the commission does not on the expiry of a period of 210 days, मैंने आपको बोला था CCI अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा, ओपिनियन कम्युनिकेट करेगा कितने दिनों के अंदर? 210 दिन के अंदर, 210 डेज के अंदर. In case if the CCI is unable to form an opinion, within a period of 210 days, तो ऐसा मान लिया जाएगा that CCI it will be deemed or it shall be deemed that CCI has given its approval. देखो लिखा है, if the commission does not on the expiry of the period of 210 days from the date of filing an application under section 6.2 pass an order or issue any direction in accordance with the provisions of section 29 subsection 1 or section 29 subsection 2, the combination it shall be deemed that the combination is approved by the commission. Is it clear? हाँ sir. Now moving on to next part, that is section number 32. ध्यान दोगे यहाँ पे सेक्शन 32 बात करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ CCI. मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि नॉर्मली किसी भी एक्ट के अंदर कोई भी अथॉरिटी जब कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, देन ऑल सच अथॉरिटी आर गिवन विद द पावर्स टू एक्सरसाइज देयर जुरिस्डिक्शन. ऑल सच अथॉरिटीज आर गिवन विद द पावर्स और इज बीइंग गिवन विद द पावर्स टू एक्सरसाइज their powers within the jurisdiction of territory of India. However, under Competition Act 2002, CCI has been given with the powers in respect of the matters, even though such matters are falling within the outside the scope of, or even though such matters are falling outside the territory of India. है ना? ध्यान देना यहाँ पे. It extends the jurisdiction of CCI to ensure and pass order in accordance with the provisions of the Act, to inquire into an agreement or dominant position or combination which is likely to have an appreciable adverse effect on the relevant market of India. बोला है CCI के पास पावर है कि CCI क्या कर सकता है, किसी भी एग्रीमेंट में, डोमिनेंट पोजीशन में या कॉम्बिनेशन को इंक्वायर कर सकता है. इफ सच एग्रीमेंट या acquiring of dominant position or combination is likely to cause an appreciable adverse effect on the level of competition in the relevant market of India. Notwithstanding that, even though such agreement referred to in section 3 has been entered outside India. बेटा section 3 में कौन कौन से agreements की बात की गई है? तो section 3 में बात की गई है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स. Even though any anti-competitive agreements are taking place outside India, but if such anti-competitive agreements have appreciable adverse effect on the level of competition in the relevant market of India, then all such anti-competitive agreements can be regulated by the CCI. Or any party to such agreement is outside India, or any enterprise abusing the dominant position is outside India.
Even though any party to such agreement is outside India, CCI can still regulate such agreements. Even though any uh, even though any enterprise is abusing their dominant position from outside India, लेकिन उसका impact Indian market पे भी पड़ रहा है, Indian relevant market पे भी पड़ रहा है, so that can also be regulated by the CCI. Or a combination which has taken place outside India, so that can also be regulated. By the CCI. Is it clear? Or any other matter or practice, arising out of such agreements or dominant position or combination is outside India, still it can be regulated. It can be regulated by the CCI. क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर. नेक्स्ट आपको गिवन है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 6. एग्जम्पशन सेक्शन 6 में क्या दिया था तुमको? तो सेक्शन 6 में तुमको गिवन था फाइलिंग ऑफ नोटिस टू दी CCI. In case if any combination is being formed. However, अपन एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 6 का बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या पढ़ने वाले हैं फिर यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं even though combination is being formed, notice to CCI is not required to be given. Even though combination is being formed, notice to CCI is not required to be given under these cases. Under section 6 of the act, exemption is available to a public financial institution. दिखा था ये वाला केस अभी अपन ने, FII, bank, venture capital fund, in case of share subscription or financing facilities or any acquisition made in pursuance to any loan agreement. बोला अगर किसी भी बिजनेस का एक्विजिशन किया PFI ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, बैंक्स ने, वेंचर कैपिटल फंड्स ने, ठीक है, इन परसुएंस टू एनी loan agreement, then that will not fall under the purview of section number 5, and in all such cases notice is not to be given. section 5 में क्या given था बच्चों? तो section 5 में तुमको define था क्या? combination. then exemption to banking sector, oil and gas sector, ये भी important है. बोला रीजनल रूरल बैंक, कोई भी मर्जर हो रहा है या अमालगमेशन हो रहा है, बिटवीन रीजनल रूरल बैंक or any nationalized bank, oil and gas sectors enterprises, any merger or amalgamation taking place or any kind of arrangement taking place between regional rural banks, nationalized bank. अभी थोड़े दिन पहले अगर तुम लोगों ने सुना हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस मर्जर ऑफ बैंक्स ना, 10 बैंक्स का मर्जर अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने. तो वो मर्जर की वजह से अगर कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहा है, so even though combination is being formed, no approval of CCI is required to be taken by giving a notice under section number 6. ये clear है? हाँ जी सर. Regional rural bank, nationalized bank, oil and gas sectors has been exempted by the central government through notification from the provisions of section 5 and section 6 of the act by virtue of the powers given to the central government अंडर सेक्शन 54A ऑफ दी एक्ट. यहाँ पे ध्यान रखना है नोट्स में जहाँ पे भी एक्ट में स्मॉल a आ रहा है ना, उसको अब तुम कैपिटल में लिख लेना. इज इट क्लियर? हाँ जी सर. तो एनी मर्जर और अमालगमेशन टेकिंग प्लेस बिटवीन रीजनल रूरल बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक और एनी अंडरटेकिंग इन ऑयल एंड गैस सेक्टर हैज बीन एग्जेम्प्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, फ्रॉम मेकिंग एनी application, from giving any notice to the CCI under section 6 of the Competition Act 2002. Is it clear? हाँ जी सर. तो आज के क्लास में हम लोग इतना रखेंगे. Left over portion we will discuss in next class. In the next class we will be completing this particular aspects and we will be discussing your merger and amalgamation as per Stamp Duty Act. ठीक है, तो आज के क्लास सिर्फ इतना. थैंक यू सो मच. ठीक है, ओके सर.